तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्या चलेंगे 101 से 200 तक का आज हम लोग लेके चलने वाले हैं। कितना अनुच्छेद लेके चलेंगे हम लोग लेके चलेंगे 100 से लेके 200 तक लेके चलेंगे। ठीक है, इसको लेके चलने वाले हैं। ठीक है, और जो लोग यह वीडियो जो है ये वीडियो पार्ट 2 है। यह वीडियो कितना है, ये पार्ट 2 है। अगर जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वे पार्ट 2 जाकर देख सकते हैं, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो में आपको जो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक एक नज़र आप देख लीजिए। और इसको याद, अनुच्छेद ऐसा चीज होता है जो कि आप याद नहीं कर सकते हैं। इसको हर एग्जाम में जब कंटिन्यू पूछा जाएगा तो आप अप्लाई कर करके आप याद कर सकते हैं। मगर इसमें होता है क्या कि 1 से 10 याद कीजिए, 10 याद हो गया। फिर उसके बाद 10 से 20 याद कीजिए, फिर रिवीजन कीजिए 1 से लेकर 20 तक कीजिए। उसके बाद फिर अगर आप 30 तक पहुंचते हैं तो फिर 1 से लेकर 30 तक कीजिए। ऐसे क्या होगा कि उससे आप जितना पुराना चीज होगा वो भूलिएगा नहीं, कंटिन्यू रिवीजन होते चल जाएगा। उसी प्रकार से अब हम लोग आ गए हैं 110 में होता है। तो 110 अनुच्छेद में हम लोग क्या बोलते हैं, तो 110 अनुच्छेद में हम लोग को बोला जाता है कि धन विधेयक के बाद का जिक्र हम लोग को 110 में बोला जाता है। ठीक है, धन विधेयक के बाद 112 का जिक्र करते हैं। तो 112 में हम देखिए 111 जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपोर्टेंट है और जो एग्जाम में बहुत बार भी पूछा गया, उसी अनुच्छेद को हम लोग यहाँ पे लाए गए हैं। ठीक है, 111 कोई इंपोर्टेंट नहीं है, मगर 112 जो है बजट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए 112 में बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 113 की बात करें, 113 में आपका प्रकीर्णन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, किसके बारे में बताया जाता है भाई, प्रकरण के बारे में बताया जाता है। प्रकरण क्या होता है, प्रकरण क्या होता है, प्रकरण के बारे में यहाँ पे जिक्र किया था। यहाँ पे कहा था नियोजन विधेयक। उसके बाद हम लोग क्या आ जाएंगे 114 में हम लोग पढ़ेंगे नियोजन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे नियोजन विधेयक के बारे में हम लोग इसमें जानकारी लेते हैं। 117 में धन विधेयक के जो प्रावधान होता है, जो 117 में हम लोग देखेंगे वित्त विधेयक का उपबंध हम लोगों को किसमें मिलता है, हम लोगों को 117 में मिलता है। और संसद की भाषा का जिक्र हम लोगों को कितना मिलता है, संसद की भाषा का जिक्र 117 में मिलता है। 113 में क्या मिलता है भाई, 113 में हम लोग वित्त विधेयक का उपबंध, जो जोर लगा रहा हूं उसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। और प्रकरण का हम लोगों को मिला 117 में, और नियोजन विधेयक हम लोगों को मिला हुआ है 114 में मिला हुआ है। ठीक है, यहां तक हम लोगों को कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ है। ठीक है, और अध्यादेश जारी जो राष्ट्रपति करता है, तो अध्यादेश का जिक्र हम लोगों को 123 में बोला गया है। और भारत में उच्च न्यायालय का गठन की व्यवस्था बताया गया है, वो 124 में बताया गया। तो यहाँ तक आई थिंक हम लोगों सभी को याद हो गया होगा। क्या क्या याद किए भाई, सबसे पहला देखिए 110 में क्या है भाई, बजट का प्रावधान, धन विधेयक का प्रावधान 110 में बताया गया। 112 में क्या बोला गया, 112 में जो है आपका बजट के बारे में प्रावधान किया गया है। 113 में हम लोग देखेंगे तो प्रकरण समिति के बारे में इसमें बताया गया है। 114 की बात करें, 114 में हम लोग को नियोजन विधेयक के बारे में जिक्र किया गया। 117 में हम लोग को वित्त विधेयक का उपबंध का जिक्र हम लोगों को 117 में किया है। और 120 में हम लोग देखेंगे क्या कि बजट के वगैरह में क्या बोलता है इसमें, 120 में संसद की जो भाषा है उसका जिक्र हम लोगों को 120 में देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश के जारी करता है, वो हम लोगों को 123 में बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद 124 में हम लोग क्या देखते हैं भाई, 124 में हम लोगों को वो देखा जा रहा है, इसमें राज्य में जो उच्च न्यायालय वगैरह जो होता है, उच्च न्यायालय का गठन वगैरह हम लोगों को इसी 124 में देखने को मिलता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जो आगे चलते हैं, अब आते हैं 126 में। ठीक है, 126 हम लोगों को बोलता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायालय मूर्ति की नियुक्ति। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ हम लोगों ने लिख लिया है, या देखिए ये देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायिक मूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान हम लोगों को 126 में बोला गया है। और 127 बोला जाता है तटस्थ न्यायालय मूर्ति की नियुक्ति का जिक्र हम लोगों को किसमें मिलता है, 127 में मिलता है। और 129 में बोलता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख और न्यायालय का होना, इसी में बताया गया। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, क्या क्या 126 का देख लीजिए, कार्यकारी मुख्य न्यायालय की न्यायिक मूर्ति की नियुक्ति के प्रावधान इसमें बताया गया है। तटस्थ न्यायालय मूर्ति की नियुक्ति का हम लोगों का जिक्र इसमें बताया गया है 127 में। अब 29 में बोला जाता है उच्चतम न्यायालय का जो अभिलेख जो होता है न्यायालय का होना चाहिए, वो कितने में बताया गया, 129 में बताया गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या उच्चतम न्यायालय से
अब हम लोग क्या देखेंगे, ये वाला आर लिख लीजिए, ये आर लिख लीजिए, मतलब कि ये दो जो है ये राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। क्या क्या है भाई, तो ये जो होता है आर जो इसमें लिखे हुए राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ, इसमें क्या होता है 143 में कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। 143 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय क्या होता है, राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्या 148 में क्या होता है भाई। ठीक है, तो 148 में होता है भारत में जो नियंत्रण महालेखक परीक्षक जो होता है, नियंत्रण महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, या तो 6 साल होगा या तो 65 साल होगा, जो भी फिलफिल हो जाए। ठीक है, अगर वो मान लेते हैं 63 साल में, मान लेते हैं वो 62 साल में वे अगर इस पद पर नियंत्रण महालेखक परीक्षक की नियुक्ति पर बैठते हैं तो वे कुल मिला के कितने 3 साल तक रहेंगे, क्योंकि उनका 65 साल जैसे होगा वो हट जाएंगे। ठीक है, अगर बाय द वे किन्हीं का 50 साल में वो बैठते हैं तो वो 6 साल तक वो उस गद्दी पर बैठे हुए रह सकते। तो ये उनका कार्यकाल के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या बोले 143 में क्या बताया गया, 143 में बताया गया है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श ले सकता है, मगर मानने के लिए बाध्य नहीं है, बस परामर्श ले सकता है। ठीक है, 143 के बताया गया। 148 में बोलता है कि वो नियंत्रण महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसका जिक्र हम लोग को 148 में बताया गया। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे हम लोग को राज्यपाल के बारे में जिक्र होगा। राज्यपाल, ठीक है, भारत में राज्यपाल होगा, क्या गया सही है ना, हाँ। चलिए, भारत में एक राज्यपाल होगा, वो 153 बताया गया। ठीक है, अब राज्यपाल है तो राज्य की जो कार्यपालिका से शक्ति होती है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, ध्यान दीजिएगा, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसका जिक्र हम लोगों को 154 में बोलता है। क्या बोला गया, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति 154 में हम लोगों को जिक्र किया गया है। किसके पास रहेगा, राज्यपाल के पास रहेगा। ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति, राज्य का कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, 154। 55 में क्या बोला गया कि राज्यपाल की नियुक्ति किस तरह से होती है, 155 में बोला गया। अब जो नियुक्ति हो गया तो उसको अब वो कितने साल तक रहेगा, तो मतलब कि 156 में हम लोगों को बोलेगा क्या कि राज्यपाल जो कितने साल तक अपने पद पर बना रहता है, उसका जिक्र हम लोगों को 156 में बोला जाता है। 157 में बोला जाता है, ठीक है, 157 बोला जाता है कि जो राष्ट्रपति 157 बोलता है राष्ट्रपति की योग्यता, क्या इसकी अगर आप राज्यपाल हैं तो राज्यपाल के लिए क्या क्या योग्यता है, वो 157 में बोला जाता है। ठीक है, 157 में क्या बोलाता है कि राष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए, राज्यपाल के लिए उनकी योग्यता का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब राज्यपाल की सलाह, अब यहाँ देखिए राज्यपाल को जो इसको, अब राज्यपाल को सलाह भी तो देगा, तो सलाह कौन देगा, राज्यपाल को सलाह मंत्रिपरिषद देता है। तो राज्यपाल को सलाह मंत्रिपरिषद देता है। ठीक है, और ये जो मंत्रिपरिषद जो देता है, तो अब यहाँ आता है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, मगर मुख्यमंत्री के परामर्श पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये 165 में बोला जाता है, 164 में बोला जाता था। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या है भाई, एक बार फिर से देख लेते हैं। 153 में क्या बोलता है कि भारत में राज्यपाल होगा, इसका जिक्र हम लोगों को राज्यपाल के बारे में 153 में, इतना समझ आ गया। पहला, भारत में राज्यपाल होगा 153। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन कर, ये राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में 154। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में 155 में बताया जाता है। 156 क्या बोला जाता है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल तो है ही ना, तो राज्यपाल जो है वो कितने साल तक अपने पद पर बना हुआ रहता है, उसका जिक्र हम लोग को 156 में बोला जाता है। ठीक है, अब 157 में बोला जाता है उनकी क्या योग्यता है। ठीक है, योग्यता होगा तभी तो वो राज्यपाल उस पद पर बैठेगा। तो 157 में क्या हो गया, उनकी योग्यता के बारे में जिक्र किया गया है। अब इनको 163 में क्या बोलता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह ले सकता है। 163 के तहत बताया गया है। और 164 के तहत क्या बोला जाता है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वो किसके तहत करता है, राज्यपाल नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री की सलाह से, 164 के तहत। ठीक है, यहां तक हो गया। और 165 बोलता है महाधिवक्ता की नियुक्ति। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वो कितना मिल जाएगा आपको, 165 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने यहां तक जिक्र कर लिया। 167 बोलता है क्या कि
वो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो हर एक चीज के बारे में राज्यपाल को अवगत करवाए। 167 बताया गया, ठीक है। 165 में तो महाधिवक्ता होता है और महान्यायवादी तो अलग हो गया, महान्यायवादी तो अलग हम लोग उधर पढ़ चुके थे। और यहाँ आता है हम लोग का महाधिवक्ता जो कि राज्य में रहता है, वो 165 में होता है। ये जो महान्यायवादी है, ये जो महान्यायवादी है, ये विधान परिषद का भी सदस्य नहीं होता है और विधानसभा का भी सदस्य नहीं होता है। नहीं होते हुए भी ये दोनों में बैठ सकता है, ठीक है। और क्या बोलता है, बैठ सकता है और भाषण भी दे सकता है, मगर वोट नहीं कर सकता। ये क्या, ये नहीं कर सकता, ठीक है। भाषण भी नहीं दे सकता, वोट भी नहीं दे सकता, ठीक है। बैठ सकता है, परामर्श अपन दे सकता है, मगर इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने की होगा बात। चलिए, महान्यायवादी के बारे में जिक्र हो गया। अब 168 में क्या हो गया भाई, 167 में हम लोग जो है राज्यपाल को, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जो है ना, वो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो वहां पे जाके राज्यपाल को अपना हर एक जो ब्यौरा वगैरह का हर चीज से अवगत करवाए, ठीक है। अब आते हैं 168 में क्या होता है, विधानमंडल का विस्तार के बारे में जिक्र 168 में बताया गया। 170 में क्या बताया गया है, 170 में बताया गया विधान सभा का जिक्र बताया गया, विधानसभा का विस्तार के बारे में बताया गया, ठीक है। और विधान परिषद का जिक्र हम लोगों को किसे मिलता है, 171 मिलता है। विधानसभा इसका विस्तार, सभी का विस्तार है, विस्तार, ये भी विस्तार। और यहां पे हो जाएगा विधानमंडल का विस्तार हम लोगों को 168 में बताता है। 170 बोलता है विधानसभा का जिक्र बताया गया है, 171 विधान परिषद का जिक्र बताया गया, ठीक है। इतना तक समझ आ गया होगा। अब 178 में बोलता है कि राज्य में विधानसभा में जो है अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है, वो इसके जिक्र बताया गया है। और राज्य में विधान परिषद होता है, उनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, 182 के तहत बताया गया है, ठीक है। अब आते हैं क्या, लास्ट हम लोग का बच गया क्या, 199 बताया जाएगा धन विधेयक का बारे में। धन विधेयक की परिभाषा का जिक्र किया गया। क्या किया गया, धन विधेयक की परिभाषा का जिक्र। और यहाँ पे हो जाएगा क्या, धन विधेयक क्या हो गया यहाँ पे, धन विधेयक के जो है विस्तार का जिक्र हम लोग को, इसमें परिभाषा का जिक्र इसमें किया गया धन विधेयक के बारे में। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, 202 में उसके बारे में, किसके बारे में भाई, जो राज्य जो बजट पेश करता है उसके बारे में हम लोगों को 202 में दिखता है, ठीक है। 202 में दिखता है, 202 में क्या दिखता है, राज्य जो बजट पेश करता है वो कितने में तक दिखेगा हम लोग को, 202 आएगा। केंद्र वाला जो बजट होता है कितने तक बताएगा, केंद्र वाला बजट हम लोगों को इसमें 112 में बताया जाता है, ठीक है। राज्य वाला बजट हम लोगों को 202 में आता है। देखिए दोनों का सेम है, 100 का अंतर हो गया, 90 का अंतर हो गया, 112 यहाँ 202, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यही होता है फ्रेंड। अगर आपको अच्छा भी लगे तो लाइक शेयर, और कुछ मिलता है समझने में, सीखने में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये जो आपका जो दिख रहा है सारा का सारा आपको एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू सारा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद जैसे खत्म होगा तो हम लोग अनुसूची में घुसेंगे, अनुसूची खत्म होने से भाग में घुसेंगे, भाग खत्म होने के बाद संविधान संशोधन में घुसेंगे, ठीक है। ताकि आपका पॉलिटिकल का 98% आपका क्लियर हो जाएगा। इसी समय सारा छुपा हुआ रहता है हर एक आंसर, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।